लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स उस प्रिंस और उसकी सेना से बच रहा था, जिसके लिए उसने अपना रूप बदलकर सोल्जर जैसा कर लिया था। साथ ही उसे अपना थर्ड क्लोन भी बनाना था। तो वो चुपके से नाइन नेदर सी से ब्लड लेने की कोशिश करता है, लेकिन नाइन नेदर सी मास्टर मैक्स को पकड़कर उस सी का गार्डियन बनने को कहता है, जिसके लिए मैक्स को मजबूरी में मानना पड़ता है। और फिर मैक्स नाइन नेदर सी से बाहर निकलकर अपने क्लोन्स को बनाने की प्रोसेस शुरू कर देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम 500 साल बाद का समय देखते हैं, जहां कुछ कल्टीवेटर्स एक ट्रेजर साइट पर कुछ ट्रेजर ढूंढ रहे थे। तभी एक क्लैन का बंदा बोलता है कि हम उस ट्रेजर को कई समय से यहां ढूंढ रहे हैं, पर किसी को वो नहीं मिला। तभी वो लोग मैक्स यानी ब्लेड रिवर किंग को अपने ऊपर से जाते देखते हैं, जिसे देखकर एक कल्टीवेटर कहता है कि जब से ब्लेड रिवर किंग नाइन नेदर सी से आया है, उसके बाद ये अब देखने को मिला है, और वापस आते ही ये सीधा ट्रेजर साइट की तरफ आया है। ऊपर से ये सबसे ऊंची पहाड़ी पर ट्रेजर ढूंढने जा रहा है। सच में इसके एम्बिशन बहुत बड़े बड़े हैं। तभी एक दूसरा कल्टीवेटर फाइजिंग किंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या इसे ट्रेजर मिलेगा। इस पर फाइजिंग किंग कुछ नहीं बोलता। इधर मैक्स उस ऊंची पहाड़ी पर जाते वक्त मन में बोल रहा था कि मेरा वो थर्ड क्लोन कुछ सालों में कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर से नेदर सी से वापस आने के बाद मैंने अपने कल्टीवेशन के ज्ञान को काफ़ी बढ़ा लिया है, और जल्द ही मैं अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मुझे वर्ल्ड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर्स के लिए यहां मिलने वाले ट्रेजर को ढूंढना होगा। अब मैक्स सबसे ऊंची पहाड़ी पर आ जाता है और तुरंत ही ट्रेजर ढूंढने लग जाता है। साथ ही नॉल्सन एआई और बबाता भी उसका साथ दे रही थी। इधर फाइजिंग किंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता इसे ट्रेजर मिलेगा। दूसरी तरफ मैक्स उस पहाड़ी से उतरकर अगली पहाड़ी पर घूमने लगता है, जिसे देखकर पहले वाला कल्टीवेटर बोलता है कि क्या इसे कुछ मिलने भी वाला है। इधर मैक्स एक के बाद एक पहाड़ियां छान रहा था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता, जिसे देखकर सब कल्टीवेटर हंस रहे थे। साथ ही फाइजन किंग भी कहता है कि ब्लेड रिवर किंग को अपनी औकात याद रखनी होगी। इस तरफ बबाता भी ट्रेजर ना मिलने की वजह से परेशान हो रही थी, और अब बस एक आखिरी पहाड़ी बची थी, जिस पर मैक्स के जाते ही अचानक से वो उस पहाड़ी में से एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर सभी कल्टीवेटर चौंक जाते हैं और मैक्स की तरफ देखने लगते हैं। तभी फाइजिंग किंग कहता है कि लगता है ये ट्रेजर किसी और चीज की वजह से ट्रिगर हुआ है, वरना मैक्स की तो ट्रेजर ढूंढने की औकात नहीं है। इधर उसी पहाड़ी पर एक कल्टीवेटर कहता है कि लगता है मैंने इस पेड़ को छुआ, तभी ये एनर्जी निकलना चालू हुई है। उसी वक्त एक और कल्टीवेटर कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने इस पत्थर को छुआ था इसलिए ये हुआ है। उसी वक्त उस आसपास की जगह पर बैरियर्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से बाकी कल्टीवेटर्स दूर हो जाते हैं और उस पहाड़ी पर बस मैक्स ही रह जाता है। तभी उस पहाड़ में क्रैक बनता है और उसमें से एक ट्रेजर रिंग बाहर आती है, जिसे देखकर कुछ लोग कहते हैं कि ये तो अल्टीमेट ट्रेजर लग रहा है, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। तभी फाइजिंग किंग ये बोल के वहां से चला जाता है कि फ्यूचर में मैं मैक्स को जान से मार के उससे ये ट्रेजर छीन लूंगा। इधर मैक्स उस रिंग के अंदर देखता है, जिसके अंदर एक बड़ा सा स्पेसक्राफ्ट था, जिसे देखकर बबाता कहती है कि ये पैलेस क्लास का स्पेस शटल है। तभी मैक्स भी बोलता है कि ऐसा ही स्पेसक्राफ्ट वोल्फ क्लैन के मास्टर के पास भी है। तो बबाता बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, इस शिप का नाम सिल्वर फैंटम बीटल इल्यूजन है और ये टॉप क्लास का फ्लाइंग शटल है। जब तक तुम्हें स्टार टावर को इस्तेमाल करने की पूरी परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। अब बबाता उस स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट करने लगती है, लेकिन उस पर एक वार्निंग शो होती है, जिसे देखकर बबाता कहती है कि इस शिप के प्रीवियस ओनर ने इस पे एक पासवर्ड लगा रखा है, जिसे तोड़ के ही हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैक्स ये बात जाकर के क्योसिटी लॉर्ड को बताता है, जो उस शिप पर लिखे कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके मैक्स के सामने पढ़ते हैं, जिस पे लिखा था कि मैं बिना माता पिता के बॉर्न हुआ था और मुझे कोई पसंद भी नहीं करता था। ऊपर से मेरी बॉडी कोई इनहेरिट भी नहीं कर सकता, पर मैं फ्यूचर जनरेशन के लिए अपना फ्लाइंग शटल छोड़ रहा हूं। अब उस सेंटेंसेस को पढ़ के और उस पर लिखे नाम को देखकर मैक्स सिटी लॉर्ड से पूछता है कि आखिर ये सीनियर चैंग फेंग थे कौन। तो क्योसिटी लॉर्ड बोलता है कि वो एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के शुरुआती 8 एंसेस्ट्रल गॉड बीस्ट में से एक था। वैसे तो सारे कल्टिवेटर्स गॉड बीस्ट कल्टिवेशन की मदद से बनते हैं, पर उसके साथ कुछ अलग था। वो जन्म से ही गॉड बीस्ट के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे कि वो गॉड बीस्ट बनने के लिए पैदा हुआ हो। इसके बाद क्योसिटी लॉर्ड बताते हैं कि गॉड बीस्ट इस यूनिवर्स के एसेंस से बने होते हैं, जिसकी वजह से उनका स्केल, फेदर और ब्लड तीनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट रखता है, जिसकी वजह से पावरफुल फाइटर्स को वो चाहिए होता है। ऊपर से जिस ब्लड लू क्रिस्टल का तुम इस्तेमाल करते हो, वो भी एक गॉड बीस्ट ने छोड़ा है, इसलिए इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि चेंग फेंग की किस्मत क्या रही होगी। ब्लड लू वर्ल्ड का गॉड बीस्ट भी कई कल्टीवेटर्स के हाथों मारा गया था, और इस पर मैक्स पूछता है कि क्या सीनियर चेंग फेंग भी अब नहीं रहे। तो क्योसिटी लॉर्ड भी हाँ करता है। ये सुन के मैक्स कहता है कि इतने ताकतवर होने के बाद भी वो दूसरों के लालच के कारण मारे गए। तभी क्योसिटी लॉर्ड कहता है कि जैसे कि एक ब्लड बीस्ट का फेदर और ब्लड कीमती होता है, वैसे ही तुम हमारे लिए कीमती हो,
क्योंकि तुम्हारे ऊपर ह्यूमंस का फ्यूचर डिपेंड है। इसलिए तुम्हें एंश्योर करना होगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। ऊपर से तुम अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले हो, पर तुम्हें उससे पहले अपने लाइफ जीन्स बढ़ाने होंगे। अब सिटी लॉर्ड उसे बीस्ट गॉड ब्लड देता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि इस ब्लड की हर बूंद 100 ब्लड लू क्रिस्टल से बनी है। इसलिए ब्लड लू क्रिस्टल तुम्हें काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। साथ ही एक नॉर्मल ह्यूमन फाइटर का लाइफ जीन इससे 100 गुना ही ज्यादा हुआ है। लेकिन मैं होप करूंगा कि तुम इस लिमिट को तोड़ के आगे बढ़ जाओगे। ये सुन के मैक्स हाँ करता है और इसके लिए सिटी लॉर्ड को थैंक यू बोलता है। तभी उसका थर्ड क्लोन वाला एग टूटने लगता है, तो वो अपने इनर वर्ल्ड में आ जाता है और बोलता है कि इस एग की हलचल से ही मैं समझ पा रहा हूं कि वो क्लोन बहुत ताकतवर होने वाला है। तभी उस एग के टूटने के बाद उसमें से ब्लड निकलता है और वो एक क्लोन में बदल जाता है, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि मेरा ये क्लोन ब्लड से बना है। तभी बबाता उस क्लोन का साइज देखकर चौंक जाती है और बोलती है कि ये तो सच में बहुत बड़ा है, इसकी एनर्जी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। साथ ही ये नेदर सी से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें इसे नेदर सी क्लोन बुलाना चाहिए। अब मैक्स कहता है कि अब मेरे पास एक ओरिजिनल बॉडी और 3 क्लोन है, और मैं अब यूनिवर्स के टॉप पावरफुल कल्टिवेटर्स में आऊंगा या नहीं, ये मेरे कुछ एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। तभी मैक्स उस क्लोन को टच करता है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर पहले से ही कुछ मेमोरीज है। अब मैक्स उन मेमोरीज को देखता है और उसे उनमें नेदर सी क्लोन की 2 सीक्रेट टेक्निक्स दिखती है, जिसमें पहली सी ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक थी और दूसरी क्रिएशन की। अब मैक्स पहली टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिससे वो क्लोन एक विशाल समुंदर में बदल जाता है, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि इस फॉर्म में ये ज्यादा एनर्जी कलेक्ट करता है, इसलिए इस समुंदर का साइज भी बढ़ता रहता है। तभी बबाता कहती है कि ये समुंदर 1 लाख किलोमीटर जितना है, पर इसमें कुछ कमियां हैं कि ये खुद चल नहीं सकता, ऊपर से इसमें कोई लड़ने की एबिलिटी नहीं है। तभी मैक्स कहता है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है, जो इसकी क्रिएशन की पावर है, जो शायद कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पर मुझे इस समुंदर का साइज कम लग रहा है। पर मैक्स इस बात पर ध्यान नहीं देता और क्रिएशन की ताकत इस्तेमाल करता है, जिससे एक पहाड़ पर कुछ मॉन्स्टर्स बन जाते हैं और कुछ पौधे खिल जाते हैं, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि तो ये पावर इस्तेमाल करने पर नेदर सी क्लोन की एनर्जी दूसरी लाइफ फॉर्म में चली जाती है, तो क्यों ना मैं इस नेदर सी क्लोन में कई सारे सब क्लोन बना लूं, और इन सब क्लोन्स के कारण अगर एक क्लोन को कुछ हो भी गया तो उसे रीअसेंबल कर सकते हैं। और शायद इसी की वजह से 9 नेदर सी मास्टर अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसका बस हमेशा क्लोन मरता होगा, पर सब क्लोन बनाने से इसकी लड़ने की ताकत थोड़ी कम हो जाएगी। पर मुझे अभी इस बात पर फोकस ना करके अपने लाइफ जीन बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरी मोसा क्लैन की बॉडी को छोड़कर मेरी सभी बॉडी के जीन लेवल बढ़ सकते हैं, इसलिए मुझे अनडाइंग लेवल पर पहुंचने से पहले ये सब करना चाहिए। अब मैक्स ब्लड लू क्रिस्टल और बीस्ट गॉड ब्लड निकालता है और बोलता है कि नेदर सी क्लोन भी ब्लड से बना है, इसलिए उसका भी जीन लेवल बढ़ सकता है। अब मैक्स ब्लड लू क्रिस्टल को अब्जॉर्ब करने लगता है, जहां कुछ समय बाद वो बोलता है कि अब तक गोल्डन हॉर्न महमूद बॉडी ने 300 क्रिस्टल अब्जॉर्ब करे हैं और मेरी ओरिजिनल बॉडी ने 82, पर अब लगता है कि आगे बढ़ने के लिए मुझे बीस्ट गॉड ब्लड का इस्तेमाल करना होगा। अब मैक्स बीस्ट गॉड ब्लड का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। अब उस ब्लड की वजह से गोल्डन हॉर्न महमूद की बॉडी का जीन लेवल 6400 गुना बढ़ जाता है और ओरिजिनल बॉडी का 3000। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि फाइजिंग किंग का लेवल भी बस 2000 गुना है, इसलिए अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी मैक्स नेदर सी क्लोन को देखता है और बोलता है कि इसका जीन लेवल 3600 गुना बढ़ गया है। तभी वो 72 गुना हो जाता है, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि ब्लड लू क्रिस्टल से नेदर सी बॉडी ने गोल्डन हॉर्न महमूद को भी सरपास कर दिया है। अब उस नेदर सी बॉडी का साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था, यहां तक कि गोल्डन हॉर्न महमूद की बॉडी भी उसके सामने चींटी लग रही थी। तभी बबाता कहती है कि तुम्हारा क्लोन 10,000 गुना बढ़ गया है, पर अभी तक वो मैक्सिमम लेवल पर नहीं पहुंचा है। उसी वक्त मैक्स को झटका लगता है और अचानक से सब रुक जाता है, जहां उसे अपना इनर कोर दिखता है, जिसमें वो एक इल्यूजन में फंस जाता है, जहां बहुत सारी मेमोरीज थी, जिसकी वजह से उसे एकदम से झटका लगता है और वो होश में आ जाता है। और वो बोलता है कि नेदर सी क्लोन की वजह से मेरी खुद की कोर में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस पे बबाता पूछती है कि कैसी इन्फॉर्मेशन। इस पर मैक्स कहता है कि मुझे नहीं पता, पर ऐसा लग रहा था कि मैं यूनिवर्स बन गया और मेरी एक्सप्लोजिव पावर बहुत ज्यादा थी और मेरी बॉडी का साइज काफी ज्यादा बड़ा था। साथ ही मैं उसमें कल्टिवेटर्स को कैद कर सकता था, जिसकी वजह से मेरी खुद की ताकत बढ़ रही थी और उनकी कम हो रही थी, और मेरे एक्सप्लोजन की ताकत बहुत ही ज्यादा थी, जिससे बड़े आराम से सामने वाला कल्टिवेटर मर सकता था। ये सुन के बबाता कहती है कि ये तो बहुत ही कमाल है, मैंने अपने मास्टर के साथ काफी लंबा समय तय करा है, पर मुझे उनकी एक्सप्लोजन पावर नहीं पता। तभी मैक्स कहता है कि मुझे लगता है कि उस अटैक में बहुत ही एनर्जी इस्तेमाल होगी, मैं अपनी और ओरिजिनल बॉडी की सारी एनर्जी भी लगा दूं तब भी वो अटैक इस्तेमाल नहीं हो पाएगा।
साथ ही नेदर सी क्लोन की एनर्जी भी काफी नहीं होगी, जबकि उसमें समुंदर जितनी एनर्जी है। तभी बबाता कहती है कि तुम चिंता मत करो, एक बार तुम अनडाइंग लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम्हारे कोर की एनर्जी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, साथ ही तुम्हारी बॉडी की एनर्जी सप्लाई कैपेसिटी भी। पर शायद वो भी उस अटैक के लिए काफी ना हो, इसलिए तुम्हें अनडाइंग लेवल से पहले ही एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी होगी। तो मैक्स कहता है कि लगता है मुझे इसके लिए नेदर सी क्लोन की सी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से कई सारे सब क्लोन बनाने होंगे। अब मैक्स के ये बोलते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।